नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विजय और इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कि है सिंथेसिस। सिंथेसिस के हिंदी अर्थ की बात करें तो हिंदी अर्थ होता है संयोजन या सम्मिश्रण। अब संयोजन का अर्थ क्या होता है? संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। तो हमें यहाँ सिंथेसिस में यही काम करना होता है। चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। The act of combining two or more than two simple sentences into a new simple, complex और compound sentence is called synthesis। यहाँ पे synthesis का मतलब है कि दो या दो से अधिक simple sentences को जोड़कर एक नया simple sentence बनाना है या complex sentence बनाना है या compound sentence बनाना है, इसे synthesis कहा जाता है। हमारे पास यहाँ पे एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस होंगे, हमें उनको जोड़ना है, या तो उनको जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। चलिए पहले देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ए सेंटेंस दैट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, एक वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सिंपल सेंटेंस की एक और दूसरी परिभाषा है, दूसरी डेफिनेशन है, उसे भी देख लेते हैं। ए सिंपल सेंटेंस इज डिफाइंड एज ए सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज ओनली। एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती है। द वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन और टेंस इज ए फाइनाइट वर्ब। ऐसी क्रिया जो नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार बदल जाती है। नंबर मीन्स एक वचन, बहुवचन। पर्सन फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। और टेंस के अनुसार जो क्रियाएं बदल जाती हैं वे फाइनाइट वर्ब होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन, इस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है जो कि है हैव। दूसरा है सी सॉ ए लाइन यस्टरडे, इस सेंटेंस में सॉ एक फाइनाइट वर्ब है। तीसरा है आई वॉज हंग्री, इस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब वॉज है। चौथा है ही इज रीडिंग ए नोवेल, इस सेंटेंस में इज रीडिंग एक फाइनाइट वर्ब है। पांचवा है आई हैव सीन द ताज, इस सेंटेंस में हैव और सीन फाइनाइट वर्ब है। चलिए पहले सेंटेंस की बात करते हैं, हैव। यदि यहाँ पे इस वाक्य का पर्सन चेंज कर दिया जाए, आई के स्थान पे हम ही कर दें, थर्ड पर्सन कर दें, तो यहाँ पे हैव पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें हैज़ यूज़ करना होगा। तो एक ऐसी वर्ब जो नंबर, पर्सन या टेंस के अनुसार बदल जाती है वो क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। दूसरा है सी सॉ ए लाइन यस्टरडे, इस सेंटेंस में सॉ एक फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, लेकिन अगर इस वाक्य का टेंस चेंज किया जाए, इसके स्थान पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाए, तो सॉ के स्थान पे सीज करना होगा। तो टेंस बदलने पे जो क्रिया बदल रही है वो फाइनाइट वर्ब है। तीसरा है आई वॉज हंग्री, यहाँ पे आई के स्थान पे यदि इसका पर्सन चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे थर्ड पर्सन हम दे यूज़ करें, तो वॉज को यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, यहाँ पे वर करना होगा। चौथा है ही इज़ रीडिंग अ नोवेल, अब इस वाक्य में इसका सब्जेक्ट ही है, अगर इसके स्थान पे आई कर दिया जाए, इसका पर्सन चेंज करें हम, तो इज़ यहाँ पे नहीं रहेगा, इसके स्थान पे हम एम यूज़ करेंगे। पांचवा है आई हैव सीन द ताज, अगर आई के स्थान पे यहाँ ही कर दिया जाए तो हैव को यहाँ पे चेंज होना होगा, इसके स्थान पे हमें हैज़ यूज़ करना होगा। तो आपने देखा जो क्रिया टेंस, नंबर और पर्सन के अनुसार बदल रही है वह फाइनाइट वर्ब होती है। चलिए अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। ऐसी वर्ब जिन पे टेंस, पर्सन, नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे नंबर, टेंस या पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। चलिए जानते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है। 2 + V1
कि इस फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। जब वर्ब बेस फॉर्म में होती है, उसके पीछे ना, नी, ने होता है तो इन्फिनेटिव होता है। जेरन भी तकरीबन इन्फिनेटिव की तरह काम करता है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन होती है वर्ब प्लस आईएनजी। तीसरी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के अंतर्गत भी 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब या एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर कर, करते हुए या के कारण ऐसे शब्द आते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और यह वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। जब कोई एक्शन पूर्ण हो चुका है उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर हुआ, हुए आदि शब्द आते हैं। बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और हिंदी में अर्थ निकालने पर करके या करने के बाद इस प्रकार के अर्थ आते हैं। चलिए नॉन फाइनाइट्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। दूसरा है ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलना चाहता है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में देखा जाए तो वॉन्ट एक फाइनाइट वर्ब है जो पर्सन के अनुसार चेंज हो गई है। पहले वाक्य में वॉन्ट का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई है, दूसरे वाक्य में वॉन्ट्स का सब्जेक्ट ही है, इसलिए वॉन्ट्स चेंज हो गई है। लेकिन दोनों सेंटेंसेस में टू प्ले ये इन्फिनेटिव है और इस पर किसी पर्सन का कोई प्रभाव नहीं है। तीसरा है आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। चौथा है ही लाइक्स रीडिंग बुक्स। दोनों वाक्यों में प्रयुक्त फाइनाइट वर्ब लाइक पर्सन चेंज होने के अनुसार बदल रही है, लेकिन रीडिंग एक जेरंड है जो कि किसी पर्सन या नंबर या टेंस के प्रभाव से मुक्त है। इस पे टेंस, नंबर, पर्सन का कोई प्रभाव नहीं है। पांचवा है आई सॉ हिम रीडिंग ए बुक, मैंने उसे एक किताब पढ़ते हुए देखा। यहाँ पे रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। छठवा है आई रिटर्न द टॉर्न बुक, मैंने फटी हुई किताब को वापस कर दिया। अब यहाँ पे टॉर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टीयर की थर्ड फॉर्म टॉर्न है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। सातवें की बात करें, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट होम, अपना कार्य पूरा करने के बाद वह घर चला गया। यहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड परफेक्ट पार्टिसिपल है। चलिए अब मुख्य बात पे आते हैं और सेंटेंसेस को कंबाइंड करना सीखते हैं। कई सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइंड करने के लिए हम यहाँ पे निम्नलिखित 8 मेथड्स का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड, जेरंड और नाउन के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग करके, केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके, और 8वां है एडवर्ब तथा एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस में कंबाइंड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव। चलिए जानते हैं एक एडजेक्टिव की सहायता से कई वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइंड करते हैं। सेपरेट सेंटेंस दिया है, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वॉज ब्लाइंड। एक लड़का मेरे दफ्तर में आया, लड़का अंधा था। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या होता है कि पहले वाक्य में किसी नाउन का मेंशन होता है और दूसरे वाक्य में उस नाउन के बारे में एक एडजेक्टिव दिया होता है। एक ऐसा वर्ड होता है जो उस नाउन की विशेषता बता रहा होता है कि वो नाउन कैसा है। यहाँ दूसरे वाक्य में एक वर्ड यूज हुआ है ब्लाइंड, जो कि विशेषता बता रहा है लड़के की। हमें क्या करना है, कंबाइंड करते समय इस एडजेक्टिव को उस नाउन से ठीक पहले प्रयुक्त करना है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, एक अंधा लड़का मेरे दफ्तर में आया। अब हमारा सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि 2 सेंटेंसेस होंगे, उनको एक सेंटेंस में कंबाइंड करना है। एक सेंटेंस का मतलब है एक फाइनाइट वर्ब। उपरोक्त दोनों सेंटेंसेस में 2 फाइनाइट वर्ब थी, केम और वॉज,
लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही फाइनाइट वर्ब है केम। हमारा उद्देश्य यह है कि फाइनाइट वर्ब एक हो और उपरोक्त सभी सेपरेट सेंटेंसेस की इंफॉर्मेशन उस कंबाइंड सेंटेंस में हो। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। द पुलिस कॉट ए थीफ, द थीफ वॉज नोटोरियस। पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, चोर कुख्यात था, नामी था। अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में एक नाउन का मेंशन हुआ है जो कि है ए थीफ, और इस थीफ के लिए अगले सेंटेंस में एक वर्ड यूज हुआ है नोटोरियस। चोर कैसा था? नोटोरियस था। तो ये एडजेक्टिव हुआ चोर के लिए। तो हमें क्या करना है कंबाइंड में, द पुलिस कॉट ए नोटोरियस थीफ। पुलिस ने एक नामी चोर को पकड़ा या कुख्यात चोर को पकड़ा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए बॉय वॉज बीपिंग बिटरली, ही वॉज हंग्री। एक लड़का फूट फूट कर रो रहा था। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। अब पहले सेंटेंस में एक नाउन का मेंशन हुआ है ए बॉय, और दूसरे वाक्य में उस बॉय के बारे में एक विशेषता बताने वाला वर्ड यूज हुआ है हंग्री। अब हमें क्या करना है, कंबाइंड करते समय हंग्री को उस नाउन से पहले रखना है जिसकी वह विशेषता बता रहा है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा ए हंग्री बॉय वॉज बीपिंग बिटरली। एक भूखा लड़का फूट फूट कर रो रहा था। ये कंबाइंड सेंटेंस होगा। अब उपरोक्त दोनों सेंटेंसेस की इंफॉर्मेशन इस वाक्य में है, लेकिन इस वाक्य में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, वॉज बीपिंग, जबकि उपरोक्त सेपरेट सेंटेंसेस में दो फाइनाइट वर्ब थी, वॉज बीपिंग और वॉज। एक बार और ध्यान देते हैं कि एडजेक्टिव के प्रयोग से दो सेपरेट सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करते हैं। जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में किसी ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो जो दूसरे वाक्य के किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता हो, उसके बारे में कुछ बताता हो, तो कंबाइन करते समय उस एडजेक्टिव को उस नाउन से पहले प्रयोग करते हैं। चलिए जानते हैं पार्टिसिपल के प्रयोग से सेपरेट सेंटेंसेस को किस प्रकार कंबाइन किया जाता है। पहला उदाहरण दे रखा है, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। मैं घर पहुंचा, मैंने अपने कपड़े उतार दिए। जब एक्शंस का एडिशन दिखाया गया है कि ये कार्य हुआ पहले, बाद में ये कार्य हुआ, तो अधिकांश जो कार्य पहले होता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, ऐसा हम तब करते हैं जब दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट कॉमन होता है, सेम होता है। आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट आई है और पहले एक्शन पहुंचने का हुआ है, दूसरा कार्य कपड़े उतारने का हुआ है, इसलिए हमने जो एक्शन पहले हुआ उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया, रीचिंग। दूसरा देखते हैं, टर्न टू द राइट यू विल फाइंड द हाउस। दाईं ओर मुड़ो तुम्हें घर मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक्शंस का एडिशन दिखाया गया है कि पहले ये करो फिर ये होगा, तो हमें क्या करना है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है। टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड द हाउस, दाईं ओर मुड़कर तुम्हें घर मिल जाएगा। हमने क्या किया, जो फाइनाइट वर्ब थी टर्न, उसे हमने नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया टर्निंग, और अब हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है विल फाइंड। दोनों सेंटेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन थी वो इस कंबाइंड सेंटेंस के अंतर्गत है। टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड द हाउस, दाईं ओर मुड़कर तुम्हें घर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। द पीपल सॉ द फ्लेम्स, दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। लोगों ने आग की लपटें देखी, वे जलते हुए मकान की ओर दौड़े। अब पहला एक्शन हुआ है देखने का, दूसरा एक्शन एडिशनल एक्शन हुआ है दौड़ने का, या ये कहें कि रीजन उसके बाद रिजल्ट। तो कंबाइंड करेंगे, सॉ को फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं सी, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। सीइंग द फ्लेम्स, आग की लपटें देखकर, द पीपल रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, लोग जलते हुए मकान की ओर दौड़े। अब आपको ये ध्यान रखना है, यदि पहले सेंटेंस में कोई नाउन प्रयुक्त हुआ है और दूसरे सेंटेंस में उसके लिए एक प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है, तो कंबाइंड करते समय हमें उस नाउन को दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है ताकि जो फुल इंफॉर्मेशन है वो कंबाइंड सेंटेंस में आ सके। चलिए बात करते हैं अगले उदाहरण की।
आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, मैं भूखा था, मैंने अपना भोजन किया। यदि पहले वाक्य में किसी बी वर्ब्स का प्रयोग हुआ है, बी वर्ब्स इज, आर, एम या वॉज या वर, इनमें से किसी एक वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, तो वहाँ पे कंबाइन करते समय हम उसे बीइंग में बदल देते हैं। कंबाइंड सेंटेंस होगा बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, भूखा होने के कारण मैंने अपना भोजन। ऐसी स्थिति में पहला वाक्य कारण तथा दूसरा वाक्य परिणाम दिखाता है। कारण था भूखा होना और उसका परिणाम था कि मैंने खाना खाया। अगला उदाहरण देखते हैं। द टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड ए गॉट, बाघ भूखा था और उसका परिणाम यह निकला कि उसने एक बकरी को मार दिया। और बकरी को मारने का कारण यह था कि बाघ भूखा था। चलिए इसे कंबाइन करते हैं। बी वर्ब्स दे रखी है तो हम कंबाइन करते समय बीइंग यूज करेंगे। बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण। द टाइगर किल्ड ए गॉट, बाघ ने एक बकरी को मार दिया। अगले उदाहरण की बात करते हैं। ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर, उसने अपनी बंदूक उठाई, उसने निशाना लगाया, उसने बाघ को गोली मार दी। अब यहाँ पे एक्शंस का एडिशन दिखाया गया है। पहले उसने बंदूक उठाई, फिर उसने निशाना लगाया, फिर उसने बाघ को गोली मार दी। तो हमें क्या करना है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब रखनी होगी, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। बाकी की दो अदर्स को नॉन फाइनाइट बनाना होगा। तो पहले जो एक्शन घटित हुए हैं उन्हें हम नॉन फाइनाइट्स बनाते हैं। रेजिंग हिज गन, अपनी बंदूक उठाकर, एंड टेकिंग एम, और निशाना लगाकर। ही शॉट द टाइगर, उसने बाघ को गोली मार दी। अब हमारे पास शॉट केवल एक फाइनाइट वर्ब है, बाकी दो फाइनाइट वर्ब को हमने नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया है। रेजिंग और टेकिंग ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे। अब जितनी इन्फॉर्मेशन ऊपर वाले सेपरेट सेंटेंसेस में थी उतनी पूरी इन्फॉर्मेशन इस कंबाइंड सेंटेंस में है, लेकिन इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। वहाँ पे तीन फाइनाइट वर्ब थी, रेज्ड, टुक, शॉट। अगला उदाहरण है। सी हर्ड द न्यूज़, सी फेंटेड, उसने खबर सुनी, वह बेहोश हो गई। पहला एक्शन हुआ है खबर सुनने का, दूसरा एक्शन हुआ है बेहोश होने का। और जो एक्शन पहले होता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, सी दोनों का सब्जेक्ट है, तो कंबाइंड सेंटेंस होगा हियरिंग द न्यूज़ सी फेंटेड, खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। इस प्रकार के पैटर्न पे एक सेपरेट सेंटेंस और बढ़ाकर दिया जा सकता है, अर्थात सेपरेट सेंटेंसेस की संख्या 3 हो सकती है। इस प्रकार के सेंटेंसेस 2023 के 2 सेट्स में पूछे गए हैं। एक 316 डबल ए में पूछा गया है, दूसरा 316 जेड बी में पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं सेंटेंसेस की। पहला सेंटेंस दिया गया है, द किंग वॉज इल, द पीपल हर्ड द न्यूज़, दे वेंट टू द पैलेस, राजा बीमार था, लोगों ने खबर सुनी, वे महल में गए। अब पहला है कि राजा बीमार था, लोगों ने खबर सुनी, उसके बाद अगला एक्शन है लोगों का महल में जाने का। ऐसी स्थिति में हमें वाक्य को कंबाइंड कैसे करना है वो देखते हैं। स्टार्ट करेंगे हम हियरिंग से, हियरिंग द न्यूज़। अब इसके बाद बात करेंगे कि खबर किस चीज़ की सुनी गई है। तो इस सेंटेंस में राजा बीमार था, लोगों ने यह खबर सुनी, वे महल में गए। तो हमें कंबाइन करते समय हियरिंग से स्टार्ट करेंगे। हियरिंग द न्यूज़ ऑफ किंग्स इलनेस, हमें यहाँ कोई एडजेक्टिव या वर्ब दी गई है, उसे नाउन बनाना है। राजा की बीमारी की खबर सुनकर द पीपल वेंट टू द पैलेस। वाक्य इस प्रकार होगा, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द किंग्स इलनेस, द पीपल वेंट टू द पैलेस। राजा की बीमारी की खबर सुनकर लोग महल में गए। अब यहाँ पे 3 सेंटेंसेस थे सेपरेट में। द किंग वॉज इल, द पीपल हर्ड द न्यूज़, दे वेंट टू द पैलेस।
और तीनों में 3 फाइनाइट वर्ब थी, वॉज, हर्ड, वेंट। लेकिन जब हमने इसे कंबाइंड किया तो इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब थी, वेंट। हर्ड को हमने हियरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। वॉज की हमें ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हमने इल को नाउन बना दिया, इलनेस। और जितनी इन्फॉर्मेशन तीनों सेंटेंसेस में थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन इस कंबाइंड सेंटेंस में है। चलिए देखते हैं। राजा बीमार था, लोगों ने खबर सुनी, वे महल में गए। राजा की बीमारी की खबर सुनकर लोग महल में गए। इसी पैटर्न पे एक और सेंटेंस 2023 में पूछा गया है। हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज़, सी फेंटेड। उसका पति मर गया, सी हर्ड द न्यूज़, उसने खबर सुनी, सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड। अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। अब यहाँ पे डाइड वर्ब दी गई थी, लेकिन हमें क्या करना है, उसे नाउन बनाना है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब्स को या तो किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलना होगा या फिर नॉन फाइनाइट बनाना होता है। हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड। अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। इसी पैटर्न का एक और उदाहरण देखते हैं। ही हैज़ फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड। इसी पैटर्न का एक और उदाहरण देखते हैं। ही हैड फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड। वह फेल हो गया था, उसने खबर सुनी, वह बेहोश हो गया। हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, ही फेंटेड। अपनी असफलता की खबर सुनकर वह बेहोश हो गया। यहाँ पे हमने फेल वर्ब को नाउन बना दिया, फेलियर, और हर्ड को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया, हियरिंग। हमारे पास एक ही फाइनाइट वर्ब है, फेंटेड। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, ही फेंटेड। अपनी असफलता की खबर सुनकर वह बेहोश हो गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। ऐसी स्थिति में पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। आप देख सकते हैं, आई सॉ रमेश, ही वॉज एब्यूजिंग हिज नेबर। मैंने रमेश को देखा, वह अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। अब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट रमेश है, जबकि रमेश दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है। मैंने रमेश को देखा, वह अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। गाली कौन दे रहा था? रमेश। तो इसे इस प्रकार कंबाइन करेंगे, आई सॉ रमेश एब्यूजिंग हिज नेबर। मैंने रमेश को अपने पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। दूसरा एग्जाम्पल है, ए फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। एक लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे, वे एक बेल पर लटक रहे थे। अब पहले वाक्य का सब्जेक्ट फॉक्स है और ऑब्जेक्ट ग्रेप्स हैं, लेकिन दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो दे ग्रेप्स के लिए यूज हुआ है। इसलिए यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है तो पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से है और ऑब्जेक्ट के बाद ही उसे प्रयुक्त किया जाएगा। इसे कंबाइन करेंगे, ए फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। एक लोमड़ी ने एक बेल पर कुछ अंगूरों को लटकते हुए देखा। अब हमारे पास फाइनाइट वर्ब केवल एक है। एक और उदाहरण की बात करते हैं, आई सॉ ए मैन, ही वॉज स्मोकिंग ए सिगरेट। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वह सिगरेट का धूम्रपान कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। अब पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है ए मैन, वह दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, क्योंकि स्मोकिंग कौन कर रहा था? वह व्यक्ति कर रहा था। अब हमें क्या करना है, स्मोकिंग को उस व्यक्ति के जस्ट बाद रख देना है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, आई सॉ ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट। मैंने एक व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए देखा। चलिए एक और उदाहरण की बात करते हैं जिसमें 3 सेपरेट सेंटेंस दिए गए हैं। आई सॉ ए मैन, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज कैरिंग ए स्टिक इन हिज हैंड। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वह अंधा था, वह अपने हाथ में एक छड़ी, एक स्टिक
ले जा रहा था। अब तीनों सेपरेट सेंटेंसेस में 3 फाइनाइट वर्ब हैं, सॉ, वॉज और वॉज कैरिंग। हमें क्या करना है, इसको कंबाइंड करना है। फाइनाइट वर्ब एक होनी चाहिए और तीनों सेपरेट सेंटेंसेस का इंफॉर्मेशन उस कंबाइंड सेंटेंस में होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, दूसरे वाक्य में जो वर्ड यूज़ हुआ है ब्लाइंड, वो मैन के लिए यूज़ हुआ है, अर्थात ये एडजेक्टिव है और उस नाउन के पहले प्रयुक्त होगा। और तीसरे सेंटेंस में उस व्यक्ति के एक्शन के बारे में बताया गया है कि वह व्यक्ति क्या एक्शन कर रहा था। अब इसे कंबाइन करते हैं। आई सॉ ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए स्टिक इन हिज हैंड। मैंने एक अंधे व्यक्ति को अपने हाथ में स्टिक ले जाते हुए देखा, छड़ी ले जाते हुए देखा। अब तीनों सेपरेट सेंटेंसेस का इंफॉर्मेशन इस वाक्य में है और फाइनाइट वर्ब केवल एक है, सॉ। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग की। अब तक हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग की बात कर रहे थे। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पे, और उसे उस नाउन के पहले रखना है जिसके बारे में उसे बताया गया है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेपरेट दिया है, आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। मुझे मेरा कलम मिल गया, यह खो गया था। कंबाइन करेंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। मुझे मेरा खोया हुआ कलम मिल गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई रिटर्न द बुक वॉज टॉर्न। मैंने किताब को लौटा दिया, किताब फटी हुई थी। किताब कैसी थी, फटी हुई। अब ये टेयर की थर्ड फॉर्म है, टॉर्न, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुई है। बुक की विशेषता बता रहा है, किताब कैसी थी, फटी हुई थी। इसलिए हमें कंबाइन करते समय इस टॉर्न को बुक से पहले प्रयुक्त करना है। कंबाइंड होगा, आई रिटर्न द टॉर्न बुक। सेम एडजेक्टिव जैसे फंक्शन होते हैं पास्ट पार्टिसिपल के। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और तब उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो जो क्रिया कार्य का समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी वेंट टू मार्केट। उसने अपना लिखित कार्य पूरा कर लिया था, वह बाजार चली गई। अब जो एक्शन पहले हुआ है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, फिर दूसरा एक्शन हुआ है, तो हमें क्या करना है, पहले एक्शन को जो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना होगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी वेंट टू मार्केट। अपना लिखित कार्य पूरा करने के बाद वह बाजार चली गई। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सरिता टुक हर फूड, सी वेंट टू स्कूल। सरिता ने अपना भोजन किया, वह स्कूल चली गई। हैविंग टेकन हर फूड, सरिता वेंट टू स्कूल। अपना भोजन करने के बाद सरिता स्कूल चली गई। जब वाक्य में पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फील्ड सॉरी। उसे उसके अध्यापक द्वारा सजा दी गई, उसे गलती महसूस हुई। अब देखें तो पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया है, इसलिए कंबाइन करते समय हमें इसे हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से प्रारंभ करना होगा। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर। अपने अध्यापक द्वारा सजा पाने के बाद ही फील्ड सॉरी, उसे गलती महसूस हुई। चलिए कुछ पार्टिसिपल के की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है। नंबर 1, जब दिए गए वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो अर्थात कॉमन हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य को स्टार्ट करते हैं। दूसरा है, जब सिंपल सेंटेंसेस को देखने से यह स्पष्ट हो कि एक काम दूसरे के बाद हुआ है
और आपस में दोनों का संबंध है। तीसरा है ऐसे वाक्य जो पहले कार्य का होना दर्शाते हैं, उन्हें पार्टिसिपल में बदल देते हैं और दूसरे वाक्य की वर्ब को फाइनाइट वर्ब ही रहने देते हैं। चौथा, जब एक वाक्य रीजन तथा दूसरा रिजल्ट दर्शाए तो पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य कंबाइंड किए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके किस प्रकार सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। पहले जानते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। अब अंग्रेजी में कर्ता को या सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव कहा जाता है। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है स्वतंत्र। यहाँ हम एक सब्जेक्ट को स्वतंत्र कर देते हैं, एक नॉन फाइनाइट का सब्जेक्ट उसे हम बना देते हैं, इसलिए इसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है या पार्टिसिपल से पहले प्रयुक्त होता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह ना तो किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता होता है और ना किसी कर्म का। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से निम्नलिखित स्थितियों में वाक्यों को कंबाइन किया जाता है। नंबर 1, जब दोनों वाक्यों का कर्ता भिन्न भिन्न हो, अर्थात एक ही कॉमन ना हो। उन दोनों वाक्यों में कॉजल रिलेशन हो, कारण संबंधी संबंध हो, अर्थात उन वाक्यों में पहला वाक्य रीजन कारण दर्शा रहा हो तथा दूसरा वाक्य रिजल्ट अर्थात परिणाम दिखाता हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। सेपरेट दे रखा है, द सन रोज वी लेफ्ट द बेड। सूरज उगा, हमने बिस्तर छोड़ दिया। अब दो सेपरेट सेंटेंस दिए गए हैं। दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट कॉमन नहीं है। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट द सन है और दूसरे का वी है। अब हमें क्या करना है, जो एक्शन पहले हुआ है, जो कारण दर्शा रहा है, उस एक्शन को हमें पार्टिसिपल बनाना है और जनरली परफेक्ट पार्टिसिपल ही बनाना है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द बेड। सूरज उगने के बाद हमने बिस्तर छोड़ दिया। अब यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहा जाता है, अब मैं आपको यहाँ पे दर्शाता हूँ। द सन हैविंग राइजन, यहाँ पे सन सब्जेक्ट था, लेकिन हमने उसे एब्सोल्यूट कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वो किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं रहा। हमने हैविंग राइजन के पहले उसे रखा है, इसलिए हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। एक और उदाहरण की बात करते हैं। द पुलिस अराइव्ड, द रॉबर्स रैन अवे। पुलिस आई, लुटेरे भाग गए। अब दोनों सेपरेट सेंटेंसेस का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हैं, अलग हैं। पहले का पुलिस है, दूसरे का रॉबर्स है। तो कंबाइंड सेंटेंस होगा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड। पुलिस के पहुंचने के बाद या आने के बाद लुटेरे भाग गए। एक और उदाहरण देखते हैं। द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। सूरज उगा, कोहरा गायब हो गया। द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड। सूरज उगने के बाद कोहरा गायब हो। ऐसी स्थिति में पहला वाक्य किसी कारण को दिखाता है तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिखाया जाता है। द सन रोज, सूरज उगा, द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। अब कोहरे के गायब होने का कारण क्या था, सूरज का उगना, और सूरज के उगने का परिणाम क्या हुआ, कोहरा गायब हो गया। तो पहले वाक्य में रीजन होता है तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट होता है। हमने क्या किया है, यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है। एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, फिर दूसरा कार्य हुआ। ऐसी स्थिति में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। द टीचर एंटर्ड द क्लास, द बॉयज बिकेम साइलेंट। कंबाइंड होगा, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द बॉयज बिकेम साइलेंट। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने के बाद लड़के शांत हो गए। उपरोक्त सभी उदाहरणों में पहला वाक्य रीजन तथा दूसरा वाक्य रिजल्ट दिखा रहा है। आगे बात करते हैं। यदि पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म होती है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द लेटर वॉज रिटन
ही पोस्टेड इट एट वंस। पत्र लिखा गया और उसने उसे तुरंत पोस्ट कर दिया। अब पहला वाक्य देखें तो वॉज और रिटन पैसिव वॉइस में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हम इसमें हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। द लेटर हैविंग बीन रिटन, पत्र लिखे जाने के बाद, ही पोस्टेड इट एट वंस, उसने उसे तुरंत पोस्ट कर दिया। एक और उदाहरण देखते हैं। द कैप्टन वॉज किल्ड, द आर्मी फ्लैड, कप्तान मारा गया, सेना भाग गई। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कप्तान के मारे जाने के बाद सेना भाग गई। एक और उदाहरण देखते हैं। माई पॉकेट वॉज पिक्ड, आई हैड नॉट मनी फॉर द बस फेयर, मेरी जेब काट ली गई, मेरे पास बस के किराए के लिए पैसा नहीं था। माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, आई हैड नॉट मनी फॉर द बस फेयर, मेरी जेब काटे जाने के बाद मेरे पास बस के किराए के लिए पैसा नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं। यदि पहले वाक्य में बी वर्ब्स इज, आर, एम, वॉज, वर, इनमें से किसी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो, न कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो पहले वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। उसके रूप में ये बी वर्ब्स होती हैं, इसलिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट, मौसम तूफानी था, तूफान वाला था, प्लेन लेट हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉज ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है, ये मेन वर्ब है। अगर इसके बाद कोई एक्शन वर्ब होती और कोई वर्ब होती तो ये ऑक्सिलरी होती। चलिए इसे कंबाइन करते हैं। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, मौसम तूफानी होने के कारण, द प्लेन गॉट लेट, प्लेन लेट हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं। इट वॉज ए हॉलीडे, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, छुट्टी थी, विद्यार्थी स्कूल नहीं गए। इट बीइंग अ हॉलीडे, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, छुट्टी होने के कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं गए। अब ऐसी स्थिति में पहला वाक्य कोई रीज़न दिखाता है तथा दूसरा वाक्य रिजल्ट दिखाता है। आप पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, मौसम तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, प्लेन लेट हो गया। अब प्लेन लेट होने का कारण क्या था? मौसम का तूफानी होना। और मौसम के तूफानी होने का क्या परिणाम निकला कि प्लेन लेट हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। छुट्टी थी, विद्यार्थी स्कूल नहीं गए। विद्यार्थियों के स्कूल न जाने का कारण क्या था? छुट्टी का होना। और छुट्टी होने का परिणाम क्या निकला कि विद्यार्थी स्कूल नहीं गए।